ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनने की तरफ ध्यान देंगे पहले। जैसा कि आपको पता होगा कि ये पेपर नंबर 3 बैठता है ग्रुप 1 के अंदर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपका स्वागत करने भूल गया। इंटरमीडिएट के अंदर या इंटरमीडिएट की क्लासेस के अंदर ग्रुप 1 के पेपर नंबर 3 का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फटाफट से बताइए कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। अच्छा, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है या सब्जेक्टिव टाइप, या कुछ परसेंटेज में स्प्लिट है? पूरा पेपर 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप आता है। जैसा कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि लॉ एंड टैक्स, इसके अंदर 30% ऑब्जेक्टिव टाइप इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है, यानी कि आपको पूरा का पूरा लिखने के लिए आएगा। जितने भी टीचर्स आपके सामने आएंगे ग्रुप 1 के लिए, सभी यही कहेंगे कि उनका सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है, बट मैं वाकई में बताना चाहूँगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न आता है पेपर्स का और जो चैप्टर्स हैं, पहले क्या होता था पुराने सिलेबस यानी कि आईपीसीसी के दौरान ना कॉस्ट के साथ साथ एफएम भी होता था। दोनों के सब्जेक्ट्स मिला के ये कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का पेपर बनता था। तो सोचिए, कॉस्ट एक अलग सब्जेक्ट को जोड़ दिया था और एफएम एक अलग सब्जेक्ट को, फिर 100 मार्क्स का बनता था। अब एफएम डाल दिया ग्रुप 2 के अंदर, सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट रह गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रह गया है और ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर बन गया है। तो एक तो वहां से काफ़ी स्कोरिंग बैठ जाती है। सेकेंडली, अभी जैसे जैसे क्लासेस आपकी आगे जाएंगी, मैं आपको पेपर के पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। आप जब पेपर का पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, हाँ इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कई क्वेश्चन हम क्लास में भी सेम टू सेम कवर करेंगे, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। तो वाकई में ये सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्कोरिंग है, आपको क्लासेस के दौरान भी समझ में आ जाएगा। बट एक कमिटमेंट आपकी तरफ से ये चाहिए होती है कि आप बस उस सब्जेक्ट को रेगुलरली रिवाइज करते रहे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसको क्लास के नोट्स को या फिर क्लास में जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं करेंगे तो उसके अंदर तो ईजी सब्जेक्ट भी मुश्किल लगने लग जाएगा। होता क्या है, एग्जाम से जस्ट पहले मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। सर पहले तो जैसे बैचेस चल रहे हैं तो उस दौरान तो पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे बताइए कितनी बारी रिविजन करनी है। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना, बच्चों के मैसेज और कॉल आने शुरू हो जाते हैं, सर इसके अंदर से ये बता दीजिए कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं। तो आपको थोड़ा रेगुलरली बस इसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, उससे आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके मैं पेपर के पैटर्न की बात करता हूं। आज आपका इंट्रोडक्शन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस तरीके का पैटर्न आता है। इंस्टीट्यूट का कुछ इस तरीके से पैटर्न आता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के आगे। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं 20 मार्क्स के हिसाब से जोड़ूं तो कितने हो गए ये? 120। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये कंपल्सरी क्वेश्चन होता है और बाकी 5 में से एनी 4 करने होते हैं। तो अभी तक इंस्टीट्यूट का ये पैटर्न चल रहा है। इससे क्या होता है कि जब आपको पैटर्न पता होता है ना, तो आपको ये आइडिया रहता है कि हाँ हमने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हमारी टाइमिंग होनी चाहिए। होता क्या है, पहले लेक्चर में तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, बट जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं ना बच्चे ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी लिखवाऊंगा, बट आप सुनते जाना। जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है इसके अंदर हर पार्ट 5 नंबर का होता है। तो इसके 4 पार्ट्स निकल के आते हैं, A, B, C, D। इसके 4 पार्ट्स आ गए। ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है इसके अंदर से 2, 3, 4 एंड 5 ये ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। ये भी प्रैक्टिकल पे बेस्ड होता है ज्यादातर। तो क्वेश्चन नंबर 6 किस पे रह जाता है? थ्योरी के ऊपर। यहां तक समझ में आता है हमें? जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है यानी कि 2 से लेके 5, अब इसका पैटर्न कैसा आता है मैं उस चीज के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ देने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमेशा ही अभी तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं इंटरमीडिएट के अंदर सारे ऐसे आते हैं, ABCD और 5-5 नंबर का हर एक। 2, 3, 4, 5 का पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2 आ गया एग्जाम्पल के तौर पे, इसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, 10 मार्क्स का ये होगा, 10 मार्क्स का ये होगा। एक तो इंस्टीट्यूट ये फॉर्मेट फॉलो करता है जैसा इस बारी पेपर में रहा, या फिर कभी कभार इंस्टीट्यूट ऐसा फॉर्मेट कर लेता है ए क्वेश्चन का 1 पार्ट, 2 पार्ट और बी पार्ट, तो ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का और ये 10 नंबर का, इस तरीके से पैटर्न आ जाता है। जब भी इंस्टीट्यूट को आपके वैरायटी ऑफ चैप्टर्स कवर करने होते हैं तब वो इसी तरीके से करता है कि 5-5 नंबर का क्वेश्चन हर चैप्टर से डाल देगा ताकि आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं। समझ पा रहे हैं? जब इंस्टीट्यूट को एक आधा चैप्टर उनको करना होगा कि नहीं डालना या फिर नहीं पूछना, तो वो 10-10 नंबर पे फोकस करते हैं। जैसे इस बारी जो अटेम्प्ट हुआ, उन्होंने 2 से लेके 5 के बीच में सारे 10 मार्कर ही पूछे, इसके अंदर 5 मार्कर तो होते ही हैं। तो यहां तक समझ में आता है हमें। जो क्वेश्चन नंबर 6 है थ्योरी का, बच्चे पहले तो अगेन स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत पूछते हैं सर थ्योरी कहाँ से करें, ये कहाँ से करें, और लास्ट में आते आते कहते हैं सर थ्योरी छोड़ के जानी है, बताइए कैसे चलेगा। तो थ्योरी का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे हम लेक्चर्स कवर करेंगे उसके अंदर आपके थ्योरी भी ऑटोमेटिकली कवर होती चले जाएगी। तो जैसे जैसे मैं आपकी थ्योरी कवर करूंगा, आपको उसके बाद जब हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको कवर्ड दिखेगी। तो ये थ्योरी उसके अंदर कवर्ड होती है। यूजुअली इसके अंदर आपके 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिनमें से एनी 4 करने होते हैं आपको। तो थ्योरी के अंदर भी आपका ऑप्शन होता है कि आपको कोई भी 4 करने हैं 5-5 नंबर के हिसाब से, तो वो भी काफी कंफर्टेबल होता है। इस बारी की थ्योरी काफी सिंपल आई थी, वो भी देखेंगे आगे। तो यहां तक हमें समझ में आता है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम, फिर चैप्टर्स पे आते हैं। लिखिए, रजिस्टर्स ओपन कर लेना और सभी नए रजिस्टर पे ही लिखना, ऑल इन वन रजिस्टर मत बनाना। ये पहली बात, आपका 12th स्टैंडर्ड नहीं है, ना ही फाउंडेशन है। ऑल इन वन रजिस्टर यहाँ पे चल ही नहीं पाएगा। तो अगर आज बाय चांस आप ऑल इन वन के हिसाब से आए हैं तो आप अगली क्लास से नया रजिस्टर जरूर बना लेना ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। तो लिखना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हेडिंग डालिए उसके अंदर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेडिंग डालिए। फिर इसके अंदर लिखिए एग्जाम पैटर्न या फिर एग्जाम पेपर किस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे लिखिए कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 के आगे डैश करके कंपल्सरी क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 5 मार्क्स ईच, कॉमा 4 क्वेश्चंस। फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे लिखिए 2 to 6 डैश करके आगे लिखिए। We have to attempt any 4 out of these 5. And each question is of 20 marks. उसके अगली लाइन में लिखना यूजुअली क्वेश्चन नंबर 2 to question number 5 is practical questions and question number 6 is theory. ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर एक और चीज एड्रेस कर लेते हैं कि सर क्लास में क्या क्या कवर होगा, किस तरीके से कवर होगा। पहली बात तो एक आपको क्लास बुक दी जाएगी। हाँ जी, प्रैक्टिकल अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है सारे प्रैक्टिकल ही आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर A B C D
चारों के चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन अभी तक ये ट्रेंड है कि आखिरी क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है ये थ्योरी आ रहा है। एक तो ना अभी अब यहां पे सुनने पे ध्यान देना आप सब। एक आपको क्लास बुक दी जाएगी, क्वेश्चन बैंक। अब इसके अंदर कवर क्या क्या होगा, किस तरीके से कवर करेंगे, ध्यान से समझना। मैं अपनी क्लासेस में भी ये चीज समझाऊंगा आपको। सीए एक तो मेरी क्लास बुक आपने प्रॉपरली, ये तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। इसके अलावा ना स्टडी मटेरियल होता है आपका, जब आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं आपको स्टडी मटेरियल एकदम जो फाउंडेशन में मिला था वो कम होता है, ये थोड़ा बढ़ जाता है। जब फाइनल में जाएंगे तो आपके हाइट जितना पहुंच जाएगा, प्रोवाइडेड आपकी 5 फुट की हाइट हो तो उतने जितना पहुंच जाता है फाइनल का सिलेबस। तो इंटरमीडिएट में आपको बुक्स मिलेंगे स्टडी मटेरियल। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सब चीजें, ये तो इंस्टीट्यूट का हो गया। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने आपकी क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, क्लास के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स करवाऊंगा वही इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही रखे हैं। अगर आप क्लास बुक तो मैं आपको प्रॉपरली करवाऊंगा, इसके अंदर 1 बाय 1 करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इनमें से भी चीजें कवर करवाऊंगा। स्टडी मटेरियल भी हम कवर करेंगे, एक बारी ओवरव्यू ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक मटेरियल का चैप्टर उठा लिया तो आपको स्टडी मटेरियल भी मैं एक बार आपसे मंगवा के आपको दिखा दूंगा कि ये इलस्ट्रेशंस हैं, ये अनसॉल्व्ड हैं। इस तरीके से एक बारी इसको भी ओवरव्यू करेंगे। आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर्स, आप सबको आइडिया है रिविजनरी टेस्ट पेपर्स का। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले रिविजनरी टेस्ट पेपर निकालता है। कई बार इनमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं बहुत इंकरेज करता हूं इसको करके जाएं। पास्ट ईयर पेपर, इसको हम एक बार देख लेंगे, इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता लगेगा। और मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई कंडक्ट करवाता ही है, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट रहेगा इनको भी डिस्कस करने के लिए। तो आपको बस क्लास के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, जो भी क्लास बुक है इसको रेगुलरली लेकर आए। रजिस्टर्स जो भी आप मेंटेन करें उसी रजिस्टर को बार बार लेकर आए। तीसरा, आप खुद भी रेगुलरली आए। ये ना हो कि ठंड के मारे कभी कंबल से निकलने का मन नहीं करा तो आप आए नहीं। तो मैं बहुत बारी देखा है जब आपकी फ्रीक्वेंसी टूटेगी क्लासेस की तो ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में दिक्कत आएगी। इसके अंदर कोई डाउट्स? नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर। इसके अंदर क्या क्या है, मैं एक एक करके चैप्टर के नाम लिखने जा रहा हूं, आप साथ साथ में इसको कॉपी कर लेंगे।
अब बच्चों को लग रहा है हाँ वाकई में बड़े हो गए हम। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ इसी सब्जेक्ट का है ये। हाँ जी, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बताता हूँ। चलो स्टार्ट करें। एक मेरे पास क्वेश्चन आया सर, इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, 1 मिनट बताता हूं मैं। पहले तो इसको समझ लेते हैं। ये जो चैप्टर्स हैं अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप एक टोटली नया सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आए हैं। जब नए सब्जेक्ट में है क्या वही समझ नहीं आएगा, सीधा मैं कोई चैप्टर से उठा दूं तो आपको लॉजिक कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स इसी पे बिल्डअप करेंगे कि आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ में आनी शुरू हो कि भाई पढ़ने क्या जा रहे हो, इसके अंदर होगा क्या आपके साथ। आपने कॉस्ट के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी भी होंगी, इकोनॉमिक्स में हो सकता है आपने पढ़ी हो। जब इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते थे ना, कॉस्ट का चैप्टर आता था, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, तो वो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी आपने फाउंडेशन के अंदर। अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो अकाउंटिंग तो आप पढ़ते ही चले आ रहे हैं। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर पहला टर्म आ जाता है अकाउंटिंग का। मुझे बताइए अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपने क्या पढ़ रखा है? अकाउंटिंग तो आप 11th 12th फाउंडेशन, अभी भी आपके इंटरमीडिएट में भी है, फाइनल में भी चलती रहेगी। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासीफाई करना, ये सब अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो जब मैं आपको कह रहा हूं अकाउंटिंग, इसको आपने ऐसे भी बोल सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहां पे बेसिकली आप करते क्या हैं अभी तक? अगर मैं ऑब्वियसली बात है अकाउंट्स के अंदर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जितना मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अगर समझाऊं, आप इसके अंदर क्या करते थे? जो भी मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती थी उसके लेजर मेंटेन करते थे, जर्नल एंट्रीज पास की, लेजर मेंटेन किए, फिर उसको प्रेजेंट करा शेड्यूल 3 के अंदर, और उसके अंदर चीजें देखी कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगेगा, क्या लगेगा। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग या सिंपली अकाउंट्स भी बोलते थे। ये आप कई तरीके की एंटिटीज पे लगाते थे। जैसे अगर मैं 3 तरीके की एंटिटीज बात करूं मेनली, एक हो गई ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर्स। जो भी बिजनेस चल रहा है, कोई भी एंटिटी चल रही है, तीनों किस्म की, ऑब्वियसली इन तीनों में से तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको अकाउंट्स मेंटेन करना तो जरूरी होता ही होता था। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो ये तो समझ में आ जाता होगा कि यहां पे कहीं ना कहीं हमें अकाउंट्स ही मेंटेन करने पड़ते होंगे, बट किस एंगल से सोचते होंगे आप? सिर्फ कॉस्ट के एंगल से। जैसे अगर मैं इसको और सिंपल तरीके से समझाऊं, ये अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो आप ना इसके एक स्पेशलाइज्ड एरिया को डिस्कस करने जा रहे हो। मतलब ये पूरा क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बड़ी चीज आप पढ़ रहे हैं, उसका एक स्पेशलाइज्ड एरिया पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने सीए कर लिया, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पे हमें इंटरनेशनल टैक्सेशन की तरफ जाना है, या फिर उस तरीके से हमें आईएफआरएस की तरफ जाना है, कोई स्पेशलाइज्ड एरिया की तरफ फोकस कर रहे हैं। उसी तरीके से ये अकाउंटिंग हो गया, इसके आप एक स्पेशलाइज्ड एरिया की तरफ फोकस कर रहे हैं जिसे बोल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटिटी से डील करते हैं, पहली बात। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट को निकालना या फिर कॉस्ट को चेक रखना। एक एग्जांपल की तरफ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपीज का। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, 8 रुपए का कॉस्ट, 2 रुपए का प्रॉफिट। तो इसके अंदर 8 रुपए का कॉस्ट हो गया और 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अच्छा मुझे बताइए हर एंटिटी कहां पे फोकस करती होगी? प्रॉफिट को बढ़ाने की तरफ।
उसके लिए या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं या फिर कॉस्ट कम कर सकते हैं। अच्छा, आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर क्या आप सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हैं? उससे क्या होगा? कंज्यूमर्स चले जाएंगे आपसे। तो आप कहां पे फोकस करेंगे फिर? कॉस्ट को कम करने की तरफ। अब कॉस्ट को कम करने के लिए आपको क्या कॉस्ट का डाटा चाहिए होगा? बिल्कुल। अगर आपके पास कॉस्ट का डाटा नहीं होगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि भाई कैसे कम करना है कॉस्ट को? जैसे मान लीजिए आप पेपर में बड़ा ही खराब परफॉर्म करते हैं, बाय चांस फेल भी हो जाते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कहां पे इंप्रूवमेंट करना है जब तक आपके पास पेपर ही नहीं आएगा अपने सामने? आप पेपर आएगा फिर आप देखेंगे ना कि हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं चीज? उसी तरीके से जब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं करेंगे, मतलब कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे, उसके ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल प्रोसीजर नहीं लगाएंगे, तब तक आप कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे? तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। समझ में आता है यहां तक? रजिस्टर में लिखना शुरू करेंगे। लिखिए डेफिनेशन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग। It refers to recording of all money related transactions, full stop. It is also known as financial accounting. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग। It refers to the recording of only cost related transactions comma, that is not all money related transactions. Full stop. It is a specialized area of financial accounting. चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग तो आप पहले भी जानते थे, मैंने बस उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर अभी भी एक टर्म बचता है कॉस्ट का, कि बेसिकली कॉस्ट है क्या, मैं इस पे आता हूं। पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान रखना हमारा मेन टारगेट यही है कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना, आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई पढ़ क्या रहे हैं आप। मुझे बताइए किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट का मेन रोल क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है, हमें कई सारी चीज़ों के डिसीजन लेने पड़ेंगे। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही एक तरीका हो गया, एक स्टडी हो गई जहाँ पे आपको डिसीजन लेना सिखाया जाएगा। ये ना जब आप अपने सीए फाइनल के अंदर आएंगे तब आप पढ़ेंगे एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? डिसीजन मेकिंग। बेसिकली आप डिसीजन लेते कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं, उसे ही बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो लिखना है इसको पॉइंट नंबर 3। मैनेजमेंट अकाउंटिंग
इट रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग on the basis of cost accounting and financial accounting. दोबारा से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ ना, इससे एक और चीज़ मैं आपको लिंक कराना चाहूँगा। आप सभी ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे साइड बाय साइड। ग्रेजुएशन के अंदर भी ना आपके दो सब्जेक्ट्स के नाम आएंगे, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आएगा। तो जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल रहा हूँ ना, ये जो चैप्टर्स मैंने लिखवाए हैं इसी के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स भी कवर हो जाते हैं, जो कि ये 3 होते हैं। जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो वो ये 3 यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि भाई डिसीजन कैसे लेने हैं, या फिर आपका डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट कैसे की जाती है, उस चीज़ को भी सिखाया जाएगा। इसका एडवांस लेवल आप कहाँ पढ़ेंगे? फाइनल के अंदर। बट जो आपका अभी कोर्स है इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी समझ में आता है हमें, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास कॉस्ट। अच्छा, मैंने अभी तक आपको क्या बोला, जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हम ट्रेडिंग पे लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे या सर्विस पे? नहीं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की जब मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस के ऊपर, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों के ऊपर ही कॉस्ट निकालने की बात करते हैं। ज़्यादातर जो भी कॉस्टिंग का तरीका टेक्निक होती है ना, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, कॉस्ट निकालनी कितनी है ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स ही देखते हैं। इसका एक बारी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आप सबको ये नोट्स मिल गए होंगे, चैप्टर नंबर 1। हाँ जी, ट्रेडर्स कॉस्ट नहीं निकालेगा, ट्रेडर्स को तो कॉस्ट लिया नहीं, तुम उसका कितने का आया, उनके ऊपर ना इतनी डेप्थ में कॉस्टिंग निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपने कुछ मटेरियल भी नहीं, सॉरी, फिनिश प्रोडक्ट परचेज किया और उसको आगे सेल कर दिया। अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर बन जाते हैं। तो कॉस्टिंग टेक्निक जो होती है, जो ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरर्स लगाते हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट इज मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। ऑब्वियसली बात है मॉनेटरी टर्म्स ही होंगे, कोई भी अगर आपको इन काइंड चीज मिल रही है तो उसको आप मेजरमेंट में नहीं लेकर आएंगे। ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये ना एक ही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कि प्रोड्यूस करने से लिंक रख रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूं मैं आपके सामने। जैसे आपने अकाउंट्स के अंदर कुछ पढ़ा होगा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वही कहीं ना कहीं आपके मॉनेटरी खर्चे हो गए। और मैंने भी यहां पे बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही निकला है। क्या निकला है? कॉस्ट अकाउंटिंग। मान लीजिए मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, या ये ना मैंने P&L फॉर्मेट बना दिया पुराने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कई सारे खर्चे आ गए। आपने मटेरियल के ऊपर खर्चा किया, डायरेक्ट मटेरियल, अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे। मटेरियल, लेबर के ऊपर खर्चा किया, रेंट के ऊपर खर्चा किया, डेप्रिसिएशन आता है, अलग अलग चीज़ें खर्चे आते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट का खर्चा भी लिखते हैं, डिविडेंड का खर्चा भी लिखते हैं। याद है कुछ? ये सब चीज़ें खर्चे आते जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए इन दोनों में से अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, इसको क्या मैं बोल सकता हूं ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है? ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर का आपका मॉनेटरी एक्सपेंस है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। यानी कि जो भी आप कैपिटल रेज कर रहे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स या डेट, उसके लिए जो भी आपको सर्विसिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है उसको फाइनेंशियल बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है हमें, यहां तक क्लियर है हम? ठीक है। इसे क्या बोल सकते हैं हम? ऑपरेटिंग नेचर का। इसके अंदर कोई डाउट?
ऑपरेटिंग मतलब आपने गुड्स को बनाने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, अगर मैं इसके अंदर वैन का खर्चा डाल दूं, कमीशन एजेंट डाल दूं, सेलिंग कमीशन एजेंट्स, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो इसे ऑपरेटिंग के नेचर का बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता हूं तो वो सिर्फ इसके साथ डील करता है। किसके साथ? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के साथ। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल आइटम्स के साथ डील नहीं करता है, तो ये भी मॉनेटरी नेचर की, बट ये कॉस्टिंग के अंदर नहीं आती, ये ना फाइनेंशियल डिसीजन हो जाता है। और फाइनेंशियल डिसीजन की आप बातें करेंगे कहां पे? एफएम के अंदर, जो ग्रुप 2 के अंदर आएगा आपका। यहां तक क्लियर होता है? तो आपने अगर ध्यान से अकाउंटिंग और इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो, मैंने यहां पे लिखवाया है ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, और यहां पे मैंने लिखवाया है इसी के अंदर से सिर्फ कॉस्ट वाली ट्रांजैक्शन। समझ पा रहे हैं? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बड़ा एस्पेक्ट हो गया, उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं, उसके अंदर से सिर्फ कॉस्ट से लिंक रखने वाली ट्रांजैक्शन को निकाल दिया जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाता है। यहां तक कोई डाउट्स? यहां पे आपने अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं? अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो, पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने फाउंडेशन में? एक दो तो पढ़े होंगे। नहीं, चलो एनीवेज, आपने 11th-12th में तो पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? ऐसा तो पढ़ा होगा ना, IFRS आने वाला है, कुछ थ्योरी पढ़ी होगी। चलो यहाँ पे आप छोड़ दिया था, चलो अब इसे छोड़ने की बातें कर रहे हैं। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़े, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है? एक बेंचमार्क सेट कर दिया जिसके अकॉर्डिंग आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ना स्टैंडर्ड्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं उन्हें। एक बेंचमार्क है जिसके अकॉर्डिंग आप कॉस्टिंग निकालते हैं, हालांकि एकदम डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट उसी पे बेस्ड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पढ़ाऊंगा। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटली डिफरेंट हो गया। हो सकता है जब मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आप बोलें सर अकाउंट्स में तो हमने ये किया था, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में ये करने जा रहे हैं, ऐसे कैसे याद रखेंगे? तो अगर अकाउंट्स का डाउट है तो वो किससे पूछेंगे आप? अकाउंट्स वाले टीचर से। क्या बात बोली इन्होंने। और कॉस्ट का डाउट होगा तो किससे पूछेंगे? मुझसे। तो अगर अकाउंट्स का कोई डाउट आएगा तो वो अकाउंट्स वाले सर बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कॉस्ट का कोई डाउट आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो कौन बताएगा? वो मैं बताऊंगा। ठीक है ये चीज़, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जब मैं चैप्टर्स करवाऊंगा तो ऐसा डिफरेंस आएगा। जहाँ पे मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलूंगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी लॉजिक दूंगा, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा किसमें? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। यहाँ तक क्लियर होते हैं हम? हाँ, मतलब जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ते कि आपको इस चीज़ को अगर प्रेजेंट करना है तो इस तरीके से प्रेजेंट होगा, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्या होता है, अगर आपको इस चीज़ की ऐसे कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी उस चीज़ के रिगार्डिंग। समझ पा रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको ना कट करके यहाँ पे लिखना कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ना छोटी छोटी डेफिनेशन आ गई। पहली कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ गई, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, इसको कट करके कर लेना और एक इसको भी चेंज कर लेना, अकाउंटेंसी। इन दोनों को प्लीज चेंज कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग यहां पे आएगा, कॉस्टिंग अकाउंटेंसी यहां पे आ जाएगा। ये दोनों हेडिंग्स इंटरचेंज हो गई हैं। यहां पे आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका डेफिनेशन तो हम कर चुके हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी डील करता है किससे? रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डाटा। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन आता है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग ना बहुत बारी यूज होगा, ये टर्म आप ध्यान से समझ लेना। आपको कॉस्ट का टर्म तो समझ में आ गया होगा, अब हम कॉस्टिंग का पढ़ रहे हैं। देखने में क्या लग रहा है, कुछ भी फर्क नहीं होगा, बट एक बहुत मेजर फर्क है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम ये चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चलिए बॉटल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, या ये पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं कहता हूं इस पेन को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आई है 8 रुपए की, तो कॉस्ट आई है 8 रुपए की, मतलब क्या हो गया, हमने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसकी प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की कॉस्ट कितनी आई होगी? 8 रुपए तक की, क्योंकि गुड्स के साथ डील कर रहे हैं। अब ये 8 रुपए निकालने के लिए क्या उसने कोई टेक्निक अप्लाई करी होगी या नहीं करी होगी? ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई टेक्निक तो करी होगी, उससे सारे खर्चे जोड़े होंगे या फिर कोई प्लस माइनस करके टेक्निक से ही 8 रुपए की कॉस्ट निकाली होगी, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। आप जैसे जैसे आगे सिलेबस पढ़ेंगे आपको पता लगेगा बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कॉस्ट को निकालने के लिए। एग्जाम्पल एक और इसको आगे इलैबोरेट करते हैं। मान लीजिए मैं एक पेन का मैन्युफैक्चरर हूं और एक बंदा है जो एक बिल्डिंग बनाता है। मुझे बताइए दोनों का कॉस्ट निकालने का तरीका क्या सेम होगा?
ऑब्वियस ही बात है, बिल्डिंग कितना टाइम ले जाती है, 6-6 महीने लग जाते हैं। अगर इंडिया में बिल्डिंग बना रहे हैं तो 1-1.5 साल भी लग सकता है, चाइना में बना रहे हैं तो 6 महीने में भी खड़ी कर देते हैं वो, समझ पा रहे हैं। और अगर पेन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एक ही साथ कई हज़ारों पेन निकल जाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, कॉस्ट निकालने का टेक्निक जो होगा दोनों जगह अलग अलग होगा। तो कॉस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, वो टेक्निक जिससे आपकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये भी पढ़ेंगे कि अलग अलग टेक्निक्स क्या आएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, तो इन सब चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। तो कॉस्टिंग का मतलब समझ में आता है, कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है उसको निकालने का तरीका। कॉस्टिंग अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर सिंपली ये याद रखना, ये कॉस्टिंग जो ये डेफिनेशन है, सॉरी ये डेफिनेशन है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो ये डेफिनेशन है, इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो ये कुछ भी नहीं है, अगर ये दोनों समझ में आ गए तो इसका इकट्ठे मिला के मतलब ये निकलता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर आपका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ये लिखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग से। अगर आप नॉर्मली भी मुझसे बात करें तब भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मैन्युफैक्चरर होते, आप कॉस्ट अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते? कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, सेलिंग प्राइस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। आप अपने कॉम्पिटिटर्स यानी कि इंडस्ट्री से भी चेक कर सकते हैं, भाई क्या उन्होंने निकाल रखी है सेलिंग प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या निकाली है, समझ पा रहे हैं। कहीं पे आपकी इनएफिशिएंसी आ रही है, इनएफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, समझ पा रहे हैं। तो यही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको जैसे जैसे आप आगे प्रोसेस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की यही आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे देखिए, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करना, कॉस्ट डिटरमाइन करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक थ्योरी का क्वेश्चन है। ये सब कुछ यहीं पे कंटिन्यू हो रहा है। इसको सिंपली आपने एक बार रीड कर लेना है, उसके साइड पे लिख सकते हैं रीड, ऑब्जेक्टिव्स को साइड पे लिख लीजिए रीड, इसके साइड पे रीड लिख लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रहा है कॉस्ट सेंटर का, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्टेड विद अ व्यू ऑफ अक्यूमुलेटिंग ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ आ गया, एक तो एनी यूनिट आ गया। हम डेफिनेशन किसका करने जा रहे हैं? कॉस्ट सेंटर का। एनी यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ के ऊपर आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं कि यार हमें ना अगर एक बच्चे के लिए बुक्स प्रिंट करवानी है तो हमें इतनी कॉस्ट पड़ेगी, या फिर अगर हमें एक रूम चलाना है तो इतना बिजली का बिल आएगा। समझ पा रहे? यूनिट क्या हो गया? पहले एग्जाम्पल के अंदर एक स्टूडेंट यूनिट हो गया, अगर मैं रूम की बात कर रहा था तो एक रूम यूनिट हो गया। समझ पा रहे यहाँ तक? कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? कोई भी वो जगह, कोई भी वो यूनिट जिसके ऊपर आप कॉस्ट का बर्डन डाल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वहाँ पे 10 मशीनें लगी हुई हैं। मैन्युफैक्चरर कहता है कि मुझे ये जानना है कि पहली 4 मशीन के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है। दोबारा से, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 10 यूनिट्स लगे हुए हैं उसके अंदर। मैन्युफैक्चरर कहता है मुझे सिर्फ ये जानना है कि पहले 4 यूनिट के ऊपर, पहले 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हुए हैं, इनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो हम क्या करेंगे? सारी कॉस्ट को लेकर आएंगे और देखेंगे यार इन 4 पे कितनी कॉस्ट का बर्डन पड़ रहा है, हाँ या ना। तो इन 4 को क्या बोल देंगे हम? कॉस्ट सेंटर। पहले यहाँ तक समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मुझे इन बच्चों का पता करना है, इन बच्चों का कि इनके ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है मेरी। तो ये 4-5 बच्चे क्या हो जाएंगे हमारे? कॉस्ट सेंटर। कि मैंने इनको डिवाइड कर दिया, यार ये एक सेंटर है कॉस्ट सेंटर, बाकी एक कॉस्ट सेंटर है। मेरे को जानना है कि इसके ऊपर पर्टिकुलर कितना खर्चा आ रहा है। यह यूनिट कुछ भी हो सकता है। जब आप कॉस्टिंग निकाल रहे हैं ना, आपको पता करना है यार इसकी वजह से कितना खर्चा आ रहा है, या फिर इस बंडल की वजह से कितना खर्चा आ रहा है, इन यूनिट्स की वजह से कितना खर्चा आ रहा है, एक यूनिट पे कितना खर्चा आ रहा है। तो हर एक चीज़ जिस पे भी आप कॉस्ट का बर्डन करेंगे, क्योंकि एनी यूनिट है, उसे बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। पहले यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? तो इसको
चलो डेफिनेशन समझ में आता है। एनी यूनिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेक्टेड विद अ व्यू ऑफ अक्यूमुलेटिंग, उसके ऊपर सारा बर्डन डालना, ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट। वो लोगों के फॉर्म में भी हो सकता है, पीपल के फॉर्म में भी। जैसे मान लो आपके यहाँ पे लेबर काम कर रही है, आपने बोला यार इन 4 लेबर के ऊपर कितना खर्चा आ रहा है हमारा, ये चाय बिस्कुट बहुत खाते हैं, हो सकता है कि उनको ये भी कॉस्ट लगती हो। ये ब्रेक बहुत लेता है, ये लेबर जो है ना ये ब्रेक बहुत लेती है, इसके ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है वो बताइए। बाकी लेबर कितनी कैसे काम कर रही है इनकी कॉस्ट बताइए, समझ पा रहे हैं? तो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा निकली, निकाल दिया उनको। या फिर हमने ये चेक करना है कि भाई इस मशीन से कितनी कॉस्ट निकल रही है, बाकी इन मशीन में कितनी कॉस्ट निकल रही है, तो ये मशीन क्या बन जाएगी, कॉस्ट सेंटर बन जाएगी। हम ये चेक कर रहे हैं भाई कि इस मशीन की वजह से ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, इस मशीन को बंद कर दो। तो कई सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं जब आप कॉस्ट सेंटर में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? फर्दर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल का एग्जाम्पल हो गया, पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल लेबर का दिया, आपको स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया। जो भी पर्सन कॉस्ट सेंटर नहीं होगा वो क्या होगा, अदर कॉस्ट सेंटर हो गया। कॉस्ट सेंटर विच आर नॉट पर्सनल कॉस्ट सेंटर आर इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। तो सिंपल डेफिनेशन। एक और तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर। इसको ध्यान से समझना। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वो कॉस्ट सेंटर होते हैं जो आउटपुट जनरेट कर रहे होते हैं, और सर्विस कॉस्ट सेंटर वो होते हैं जो अपना खुद का आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे होते। ऐसा समझ लीजिए एक मूवी चल रही है, ये हीरो का रोल कर रहा है और ये सपोर्टिंग रोल। समझते हैं? मान लीजिए एक फैक्ट्री है, यहाँ पे 1 2 3 डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट ना शर्ट बनाता है, ये डिपार्टमेंट क्या बनाएगा, जीन्स बना दी है इसने, और ये डिपार्टमेंट क्या बना रहे हैं, आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है। मुझे बताइए डिपार्टमेंट 1 बोल रहा हूं इसको, 2 बोल रहा हूं इसको, और 3 बोल रहा हूं। मुझे बताइए डिपार्टमेंट 1 एंड 2 का क्या कुछ आउटपुट निकल रहा है? बिल्कुल। तो डिपार्टमेंट 1 एंड 2 क्या बन गए, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर 3 रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या इसका आउटपुट निकल रहा है? नहीं। तो ये सर्विस कॉस्ट सेंटर बन गया हमारा। अब दिमाग में आता है सर ये अगर सर्विस कॉस्ट सेंटर है, इसका आउटपुट निकलना नहीं है, तो इस डिपार्टमेंट को बंद ही कर दीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली सोच के देखना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, कुछ बच्चों का ना डाउट आता है ऐसे, सर देखिए यहाँ पे तो हमें समझ में आता है कि हम खर्चा कर रहे हैं और प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट जबरदस्ती का खोल रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करता है, कुछ आउटपुट तो बनाता नहीं है, खर्चा ही खर्चा हो जा रहा है, तो इसको बंद कर दो। अगर प्रैक्टिकली सोचिए इसको बंद कर देंगे तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये दोनों भी तो ढंग से नहीं चल पाएंगे। जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, जब आर्टिकलशिप वगैरह के लिए जाएंगे, तो मेरे आर्टिकलशिप के दौरान भी मैं कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विजिट किए थे। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करो ना, तो काम तो 1-2 जगह भी चल रहा होता है, बाकी एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना होता है वहाँ पे, बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना होता है, तो अलग अलग जगहों के सपोर्ट यूनिट्स बनाए होते हैं। समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, तब आपको ये कॉस्टिंग और इंटरेस्टिंग लगेगी। आप दो ये पढ़ लेते, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर आर दोज विच आर इंगेज इन प्रोडक्शन, सर्विस कॉस्ट सेंटर आर फॉर रेंडरिंग सर्विस टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। यहाँ तक कोई डाउट्स? यहाँ तक क्लियर है? हम यहाँ तक समझ में आता है? चलो, कॉस्ट यूनिट, इसको ना हालांकि लास्ट बैच तक तो मैं बोलता था कि ठीक ठीक है, बट अब मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या होता है उसको समझाऊंगा, बट पहले इसको ये भी बताऊं कि इंपॉर्टेंट क्यों लिखवाया मैंने। पुराने अटेम्प्ट्स तक ना कॉस्ट यूनिट पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, बट लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया आखिरी क्वेश्चन थ्योरी का होता है, तो इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर 5 नंबर का थ्योरी डाल दिया। बहुत ही सिंपल। पहले तो कॉस्ट यूनिट का मतलब समझाता हूँ, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आया। तो इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन गया। बच्चे को तो बस बताने की देरी होती है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आया है, फिर बच्चा उल्टा हो सीधा हो बट रट के जरूर जाएगा उस चीज़ को। सही बात है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट। कॉस्ट यूनिट का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट का बेसिस क्या लेते हैं। जैसे अगर आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक पेन का कॉस्ट। इंडस्ट्री के अंदर भी क्या ऐसी कॉस्ट निकलती होगी क्या?
वो तो बैच के हिसाब से निकालते होंगे कि यार एक बैच के अंदर ना 100 पेन निकलते हैं, तो इस बैच का, इस कॉस्ट यूनिट का, इस यूनिट का कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है, मान लो 1000 रुपए का। समझ रहे हैं? अगर बिल्डिंग की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कैसे निकलता होगा, पर फ्लोर निकलता होगा, पर रूम निकलता होगा कॉस्ट, नहीं, पूरी बिल्डिंग का कॉस्ट कितना आएगा। समझ रहे हैं? अगर जैसे मान लीजिए ईंट, जैसे ब्रिक्स का दे रखा है, तो ईंट का हम तो ऐसे कॉस्ट लेते हैं, जैसे लेमन कैसे कॉस्ट लेता है, एक ईंट का इतना कॉस्ट है, बट जो इंडस्ट्री फॉलो करती है ना, वो ये कहती है 1000 ईंट के हिसाब से कॉस्ट कितनी है। अगर आपने प्रैक्टिकली कभी देखा हो, घर में किसी ने परचेज किया हो, तो 1000 ईंट के हिसाब से परचेजिंग होती है। वो बताते हैं कि भाई 1000 ईंट का इतना खर्चा रहेगा, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ही इस तरीके से निकलती है। ये कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या हो गया, वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिस पे आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। जैसे ये देखिए, ब्रिक्स का पर 1000 ब्रिक्स हो गया, कोल का क्या हो गया, पर टन के हिसाब से हो गया। अब रोड कंस्ट्रक्शन का पर किलोमीटर के हिसाब से होता है। जैसे ठेके वगैरह मिलते हैं ना, ये आपने रोड कंस्ट्रक्शन का देखा हो, रोड कंस्ट्रक्शन का ठेका मिलता है, तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते होंगे कि पर किलोमीटर के हिसाब से हमें इतना खर्चा बैठ रहा है। तो जो बनाने वाला होगा, जो रोड बनाता होगा, तो वो पर किलोमीटर के हिसाब से अपनी कॉस्ट देखता होगा कि भाई कितनी बैठ रही है। एडवर्टाइजिंग का पर जॉब, जैसे एडवर्टाइजमेंट का, अब मान लीजिए अभी इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो आपने सुना होगा ना भाई, रेडियो पे तो लाइन लग जाती है, एक पार्टी का खत्म होता है, दूसरी पार्टी का शुरू हो जाता है, दूसरी पार्टी का तीसरी। तो वो क्या करते हैं, एक असाइनमेंट उठा लेते हैं, कहते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते पूरा एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे इतने का रहेगा, एक कॉस्ट बता दिया। समझ रहे? इस बार एग्जाम में जो इस पे क्वेश्चन आया वो इस तरीके से आया, वहां पे ना 10 ऐसे ही इंडस्ट्री बता दी और आपको सिंपली कॉस्ट यूनिट बताना था उसका, बस इंडस्ट्री बता दी, उसका कॉस्ट यूनिट बताना था। आधे नंबर का हर क्वेश्चन 5 नंबर का बन गया, तो 10 पार्ट्स थे। तो इसी वजह से कॉस्ट यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज कॉस्ट यूनिट कुछ भी नहीं है, समझा जाए तो बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर कोई डाउट्स? क्लियर है यहाँ तक हम? चलो इसको ना ऐसा करते हैं, कुछ हमने डेफिनेशंस और भी कवर की है, तो इसको भी लिख लेते हैं। लिखिए, लास्ट हमने कौन सी लिखी डेफिनेशन? मैनेजमेंट अकाउंट। इसके आगे लिखिए नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉस्टिंग। इट इज द टेक्निक from which the amount of cost is calculated या फिर इसको हिंदी में भी थोड़ा सा लिख लेना, कॉस्ट निकालने का तरीका। कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट निकालने का तरीका, इसको लिख लो। मैंने बच्चों के अंदर ये भी देखा, जब भी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में लिखने के लिए, पहले पड़ोसी का देखते हैं भाई वो लिख रहा है नहीं लिख रहा। इसको ज़रूर लिखिए जब आप ये नोट्स बना रहे हैं ना, ये अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है ताकि आपको समझ में आए। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस अगर आपको समझ में आ रही है ना, आपको चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। तो कॉस्टिंग को लिखिए ब्रैकेट के अंदर, कॉस्ट निकालने का तरीका। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, कॉस्ट सेंटर के बारे में लिखिए। इट इज एनी यूनिट on which the burden of cost is calculated फुल स्टॉप। हिंदी में लिखना है इसको, वो सेंटर जो अपना खर्चा अलग से जोड़ता है, वो सेंटर जो अपना खर्चा अलग से जोड़ता है। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट
लिखना, इट इज द फॉर्म ऑफ measurement of volume of production or service. या फिर इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम स्लैश सर्विस को, वॉल्यूम स्लैश सर्विस को किस यूनिट में मेजर किया जाए। जैसे अलग अलग देखिए, ये हो गया। उसके बाद जैसे एजुकेशन का देख रहा था मैं, पर स्टूडेंट आर, अगर आपने नॉर्मली देखा हो तो 1 घंटे का रेट होता है एजुकेशन के अंदर ना, कहते हैं होम ट्यूशन चाहिए तो 1 घंटे के इतने चार्जेस होंगे। आप होटल का लिखा हुआ है, होटल का पर गेस्ट पर डे या फिर पर रूम भी होता है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का पर कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक समझ पा रहे? अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कॉस्टिंग आ गया, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब क्या बताया था? वो टेक्निक जिससे कॉस्ट निकाली जाए। तो ये ना सारे चैप्टर के नाम ही है। इसे हम कॉस्ट शीट बोल सकते हैं, ये भी कॉस्ट शीट चैप्टर ही हो गया। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग ये चैप्टर आएगा। ऑपरेटिंग यानी कि सर्विस कॉस्टिंग हो गया ये आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर आप उनमें चैप्टर्स देखेंगे ना, यही लिखवा रखा है मैंने आपको। तो ये सारी टेक्निक्स आपके चैप्टर्स हैं। अब हेडिंग देंगे अपने रजिस्टर्स के अंदर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। हाँ, इसके सारी कवर्ड है ऑलमोस्ट। हाँ, 1-2 ऑब्वियसली बात है, कुछ 1-2 आगे पीछे हो सकती हैं, अदरवाइज जो आपके मटेरियल में है वो सारा कवर्ड है। इसके अलावा भी अगर इंस्टीट्यूट देना चाहे तो दे सकता है, बट अगर आपको ये याद है तो इसके सब कवर हो जाएगा। बाई चांस अगर आपको एक आधी इधर उधर से आती है या फिर आपको उस टाइम भी क्लिक नहीं हो रखा, तो आप लॉजिकली सोचेंगे ना, आपको वो क्लिक हो जाएगी चीज़। इसके ऑलमोस्ट सारी कवर्ड है, 1-2 इधर उधर से हो सकती है बस। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यहां से थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू करते हैं हम। कॉस्ट को ना हम अभी लिखना नहीं, सुनो, कॉस्ट को ना हम अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे आप आगे भी देखेंगे ना, इसके आगे पहले तो लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, फिर कॉस्ट को, ये सारा कुछ अभी मैं समझाऊंगा आपको, फिर ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, वेरिएबिलिटी, अलग अलग बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अलग अलग बेसिस पे आपकी कॉस्ट को डिवाइड करा जा रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स हैं, मेरे से पूछा जाता है कि भाई इन स्टूडेंट्स को ना डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, मैं डिवाइड कर दूंगा। अगर इन्हीं स्टूडेंट्स को मुझे डिवाइड करना हो कि भाई किन्होंने चश्मे पहने हैं किन्होंने नहीं पहने, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही है, इसको डिवाइड करने का बेसिस बदल गया। अच्छा, इनमें से ये पता करना है कि भाई कितने स्टूडेंट्स पंक्चुअल हैं कितने नहीं हैं, ये भी पता लग जाएगा 1-2 क्लास के अंदर। इनमें से ये पता करना है भाई कितने बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया फाउंडेशन, कितनों में नहीं किया, वो भी। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स तो वही हैं, बस उसको क्लासिफिकेशन का तरीका बदल देंगे तो डिवीजन अलग अलग बेसिस पे होता चला जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आता है हमें। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ ये हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट को हमें अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करना है, चाहे वो एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट क्या हो गया, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, ये तो सबसे बेसिक चीज हो गई। अगर हमें डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा। वेरिएबिलिटी तो उसके बेसिस पे डिवाइड हो जाएगा। तो अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी।
तो अब अभी हम बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले कॉस्ट को डिवाइड कर रहे हैं मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस के अंदर। आज हम मटेरियल पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। देखना यहाँ पे क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ एनी नेचर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स, ये सारा, अब ये सारा क्या लिखा हुआ है हम इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लिखना इसका मटेरियल के नीचे ना यहाँ पे लिखना मटेरियल कॉस्ट। ये कॉपी, ये चार्ट तो बना लिया नहीं? अच्छा, अगर ये बना लिया है तो इसके नीचे ऐसे लिखना मटेरियल कॉस्ट। यहां पे ना जीएसटी के नीचे एक लाइन की जगह छोड़ देना। तो स्टार्ट करें, चलो। फटाफट से बताइए, इतना तो आपको नॉलेज होगी कि मटेरियल का मतलब क्या होता है। जिस भी चीज़ को आप टच कर सकते हैं या फिर नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जिससे आप आउटपुट बना रहे हैं अल्टीमेटली, तो मटेरियल हो गया। कोई भी चीज़ को आप टच कर पा रहे हैं, मटेरियल हो गया ये। जब मैं कह रहा हूँ मटेरियल की कॉस्ट, जैसे एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे ये पेन बनाना है, पेन का एग्जाम्पल सही रहेगा। पेन बनाना है, पेन को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगा होगा? क्या क्या? इंक, प्लास्टिक और ये होगा इसके ऊपर जो निप हो गई। उसके अलावा बहुत चीज़ें लगी होंगी। चलो एक आधी चीज़ प्लास्टिक को पिक कर लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ मटेरियल कॉस्ट, मैंने ये प्लास्टिक जिससे भी परचेज किया होगा, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टिंग निकालेंगे हम। अब मैन्युफैक्चरर जहाँ से भी प्लास्टिक परचेज करेगा उसके लिए क्या क्या खर्चा करेगा? एक तो जैसे ये मैन्युफैक्चरर हो गया, ये सप्लायर हो गया, ये मैन्युफैक्चरर सप्लायर, ये इसको मटेरियल देगा और उसके बदले में ये इसको क्या क्या देगा? एक तो परचेज कॉस्ट देगा। इसके अलावा और भी कोई खर्चा करेगा क्या मटेरियल के ऊपर? लाने का खर्चा, लाने का खर्चा भी तो होगा। अच्छा, रखने का खर्चा, वो भी बिल्कुल वेरी गुड। स्टोरेज का खर्चा भी कह सकते हैं। स्टोरेज का खर्चा भी ना मटेरियल के चैप्टर में आएगा ना, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मटेरियल जैसे मैं परचेज करके लेकर आता हूँ, एक तो मैं सप्लायर को मान लो परचेज कॉस्ट दूंगा, लाने का फ्रेट का खर्चा भी दूंगा, कोई टैक्स लगा होगा वो भी दूंगा, उसके इंश्योरेंस का खर्चा भी हो सकता है, अगर उसने कोई मुझे डिस्काउंट दे रखा होगा वो माइनस कर दूंगा। तो जब हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं ना मटेरियल कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये परचेज कॉस्ट नहीं हुआ। सारी कॉस्ट जो प्रोक्योरमेंट में लग रही है उसको मटेरियल कॉस्ट के अंडर ही जोड़ देंगे। तो इसको लिख लीजिए, मटेरियल कॉस्ट रेफर्स टू all the cost incurred for acquiring material, all the cost incurred for procurement या acquiring of material
इसके ऊपर अभी मुझे डिस्कशन करना है। पहले मैं ये तीनों समझाने जा रहा हूँ, फिर मैं इसका जो ये बनाया ना चार्ट और जो यहाँ पे लाइन छुड़वाई है, ये क्यों छुड़वाई है अभी समझाता हूँ। बट पहले हम लेबर की बात कभी कर लेते हैं। लेबर से आपको क्या समझ में आता है? वही वाली लेबर जो ऐसे बांध के ऊपर ईंट रख के वो लेके जा रही होती है, सीमेंट लेके, वही वाली लेबर। ये क्या समझ में आता है लेबर से? स्किल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, या फिर यहाँ पे क्या बोल रहे थे? जो भी पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर एक ह्यूमन एफर्ट, ठीक है, सर जो भी पर्सन सर्विस ठीक है। अगर सिंपल टर्म्स में बात करूँ, आप सभी ने ना इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो वहाँ से बातें आ रही थी। अगर मैं यहाँ पे लेबर की बात कर रहा हूँ, लेबर का मतलब हो गया सारे मैन पावर की बात, चाहे वो फैक्ट्री में मैन पावर काम कर रही हो, चाहे उसके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, ऑफिस भी होता है ना, ऑफिस के बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का ऑफिस हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, ऑल मैन पावर रिलेटेड कॉस्ट यहां पे आ गई। अब लेबर यहां पे समझना, लेबर क्या करती है? एक तो हम लेबर को तनख्वाह दे रहे हैं, जो मान लीजिए सैलरी दे रहे हैं, या फिर अगर दिहाड़ी वाली लेबर है तो पर डे के हिसाब से वेजेस पे कर रहे हैं। क्या इसके अलावा भी उन पे कोई खर्चा होता है? क्या खर्चा हो सकता है उन पे? एक एक करके, हाँ यहाँ से बोलिए। अच्छा, चाय पानी, ठीक है, हाँ, प्रोविडेंट, वेरी गुड, और इंश्योरेंस, उनका ESI जो होता है, ठीक है। तो लेबर से रिलेटेड जो भी खर्चा, मैन पावर से रिलेटेड जो भी खर्चा है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। उनको चाय बिस्कुट देना है, जैसे फैक्ट्री की बात करें ना, अभी तो हमें थोड़ा कभी हो सकता है बिलीव ना हो रहा हो, फैक्ट्री के अंदर तो ये होते हुए देखा है। अगर आप सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं, आर्टिकलशिप के दौरान भी ना, हमारे आर्टिकलशिप का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक क्या होता था, आर्टिकल्स जो होते थे ना, एक कॉफ़ी मशीन लगा रखी थी, तो जब भी आर्टिकल्स वगैरह सबसे सुबह आते ही हम सभी क्या करते थे, कॉफ़ी मशीन के आसपास ही मिल रहे होते थे। तो उसका भी ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट तो है ही, तो जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जब उसका निकालती होगी, जोड़ती होगी खर्चा, वो भी जुड़ता होगा। समझ पा रहे? फैक्ट्रीज के अंदर तो हमने देखा है कि वो क्या होता है कि ब्रेक मिलता है उनको, खाने पीने के लिए देती है कभी कभार। प्रोविडेंट फंड वगैरह तो नॉर्मल सी बात है। आजकल गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं इसके रूल्स कि अगर आपके एक लिमिट से ऊपर लेबर है तो प्रोविडेंट फंड कटेगा, ESI वगैरह करवाइए, स्टेट इंश्योरेंस। तो जो भी खर्चा है वो लेबर में आ गया, इसे लेबर कॉस्ट बोलते हैं। यही ना आपके चैप्टर भी हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। एक्सपेंस के नाम का कोई चैप्टर नहीं दिखा होगा आपको, क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया यही खर्चा है। जो मटेरियल और लेबर में नहीं आता ना, वो एक्सपेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी क्या मटेरियल हुआ, क्या लेबर हुआ? तो वो यहाँ पे आ गया। रेंट, वो भी आप दोनों पे नहीं आ रहा जी। सबसे लंबी लिस्ट इसी की होती है, क्योंकि मिसलेनियस कितना एक्ट कर रहा है, सस्पेंस नहीं होता जैसे बाकी जो इन दोनों में नहीं आ रहा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अदर देन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। फटाफट से ये दोनों लिख लीजिए। सर, जब मटेरियल की प्रोक्योरमेंट की बात आएगी तो आपने कहा था स्टोरेज वगैरह से रिलेटेड कुछ खर्चा है, तो रेंट भी तो स्टोरेज में उस टाइप से मटेरियल कॉस्ट में चला जाएगा। अच्छा, जब हम स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट की बात करेंगे ना, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मटेरियल के चैप्टर में, अभी इतने लेवल पे मत जाइए। वहां पे ना आपका कॉन्सेप्ट आएगा EOQ का, जब मैं उसकी बात करूंगा ना तब आपको क्लियर होगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी इतनी डिटेल में जाएंगे ना थोड़ी दिक्कत आएगी, अभी पहला लेक्चर है आज तो। ठीक है, यहां तक लिख लिया? चलो अब इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये इसकी स्पेसिफिकली डिस्कशन क्यों कर रहा हूं, इससे कई चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। अच्छा, फ्रेट और ये तो समझ में आता है हमें, GST और टैक्स की बात करनी है। चलो टैक्सेस लिखता हूँ इसको यहाँ पे ना ऐसे, टैक्सेस। अगर मैं टैक्स को डिवाइड करूं तो दो तरीके के टैक्स लग रहे हैं। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्या कहते हैं, मटेरियल को परचेज करने की बात कर रहा हूं, या तो आप इंडिया के अंदर परचेज करेंगे तो क्या लग जाएगा, GST, या फिर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तब क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। साथ ही साथ ना GST भी लगता है। GST
का जो यहाँ पे ट्रीटमेंट है और यहाँ पे ट्रीटमेंट है वो सेम ही होगा। कस्टम ड्यूटी का ट्रीटमेंट क्या होता है मैं उस पर लेकर आता हूँ। आप सभी से पहले मेरे को एक चीज़ पूछनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ये समझ में आता है हमें या नहीं? कितने बच्चे हैं जिनको नहीं आता समझ में? अच्छा मेजॉरिटी बच्चे, तो इसको पिक ही करते हैं अच्छे से। फिर इस चार्ट पे वापस आता हूँ, अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ सुनने पे ध्यान देना। ये देखिए, इसको ना ध्यान से समझना। डिटेल में आप इसको कहाँ पे समझेंगे? GST के अंदर। GST आप पढ़ेंगे ना जब टैक्स के अंदर, तब तो डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करना। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कौन बताएगा? समझ गए बच्चे, होशियार बच्चे हैं। फाउंडेशन के बाद ना नादान बच्चे नहीं रहते। चलो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इससे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझाना है मेरा टारगेट। ये मिस्टर A है, ये मिस्टर B है और ये मिस्टर C है। ये इनको कुछ सेल करते हैं। अभी हम मिस्टर B के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो मिस्टर B को जब इन्होंने सेल किया तो मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये का टैक्स लगा, GST लगा, तो 110 रुपये की चीज़ इनके पास चले गई। इन्होंने पेमेंट की होगी इनको 110 रुपये की, और गवर्नमेंट बैठी है यहाँ पे। गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना चला गया होगा यहाँ से? 10 रुपये का। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब इन्होंने इस चीज़ को आगे बेचा 200 रुपये का, 20 रुपये का और टैक्स लगाया, 220 रुपये का आगे चला गया। तो इनके पास पैसे कितने आए होंगे? 220 रुपये। इन्होंने गवर्नमेंट के पास कितने पैसे जमा करवा दिए होंगे? 20 रुपये। अच्छा वेरी गुड, जिनको भी आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता 2 मिनट के लिए रुकना। अभी तक जो मैंने लॉजिकली समझाया ये तो समझ में आता है हमें कि गवर्नमेंट के पास ये 10 रुपये भी पहुंच गया और ये 20 रुपये भी पहुंच गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसके ऊपर ना मैं कुछ टर्म्स लिखने जा रहा हूं। ये हो गया इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। इनपुट पे टैक्स कितना है? 10 रुपये का। आउटपुट पे टैक्स कितना है? 20 रुपये का। मुझे फटाफट से बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये टैक्सेशन का सिस्टम सही लग रहा है आपको? नहीं। उसका रीजन क्या है? 100 रुपये पे तो ऑलरेडी एक बार ही टैक्स लग चुका है। अब यहां पे देखिए, इसमें से 100 रुपये पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा ना। इसको मैं ऐसे रेड पेन से कर देता हूं। 100 रुपये पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा और 100 रुपये पे ही कायदे से और टैक्स लगना चाहिए था। बट गवर्नमेंट अभी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या कर रही है? इस 100 रुपये पे दोबारा से टैक्स ले रही है 10 रुपये का। यहां तक कोई डाउट है किसी को? रिपीट करूं कुछ? क्लियर? तो एक ही 100 रुपये पे 2 बार टैक्स नहीं लग गया। गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली जाना कितना चाहिए था? ये 20 रुपये ही। बट गवर्नमेंट के पास गया कितना? ये 10 रुपये भी चला गया, ये 20 रुपये भी 30 रुपये चला गया। अब अगर C आगे बेचेगा तो फिर 200 रुपये पे दोबारा से टैक्स लग जाएगा, तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन। एक ही चीज पे बार बार टैक्स लग जाना। हो सकता है आपने ये पहले अकाउंट्स में पढ़ा हो, बट अभी के लिए हमें क्लियर है यहां तक। गवर्नमेंट ने GST के अंदर एक ना पूरा ही इकट्ठे यूनिफाइड कोड बना दिया और इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्या देखिए, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाने कितने चाहिए थे रुपए? 20 रुपये। गवर्नमेंट कहती है देखो मिस्टर B, आपने हमें 20 रुपये देने हैं। तो मिस्टर B कहता है ठीक है। मिस्टर B के पास आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 20 रुपये की। मिस्टर B कहता है कि देखो सर, आपके पास मैंने 20 रुपये देने हैं, ये 10 रुपये तो ऑलरेडी पहुंच गए ना आपके पास। तो आप क्या करिए, इनपुट टैक्स का मुझे क्रेडिट दे दो 10 रुपये का, और 10 रुपये मुझसे और ले लो। यहां तक कोई डाउट? दोबारा से बताता हूं। गवर्नमेंट के पास पहुंचने कितने रुपए हैं? 20 रुपये। रेड पेन से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 20 रुपये पहुंचने। तो मिस्टर B अगर गवर्नमेंट को 20 के 20 रुपये दे देगा
तो 10 रुपये तो पहले भी पहुंचे हुए हैं, तो 30 रुपये हो जाएंगे दोबारा से। तो मिस्टर बी क्या बोलेगा, आप ऐसा मान लो 10 रुपये मेरे एडवांस पहुंच गए थे आपके पास, यहां पे मैं कितने और दे दूंगा, 20 रुपये में से 10 रुपये हटाए 10 रुपये और दे दूंगा। लेकिन 10 रुपये तो मिस्टर ए देगा ना, बी ने परचेज किया है, करेक्ट, तो ए ने सेल करेगा। करेक्ट। आता हूं इस पे मैं, ए ये 10 रुपये, ये 110 रुपये किसकी जेब से निकले थे, बी की जेब से निकल के गए थे ना, समझ रहे हैं ये चीज। अब मैंने आपको पैसे दिए, आप गवर्नमेंट को जमा करवा रहे, जा तो मेरी जेब से रहे हैं ना, समझ में आया, आपका डाउट क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। तो इसी वजह से अब 10 रुपये और जमा करवाएंगे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिल गया मिस्टर बी को अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, तो क्या ये 10 रुपये उसके बच नहीं गए। यहां तक समझ पाए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिलता तो उसको कितने रुपए देने पड़ते, 20 के 20 रुपए। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हमारे सामने ना दो सिचुएशन आ जाती है, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मैं इसको कॉस्ट से लिंक करने जा रहा हूं, सर नहीं मिलेगा सिचुएशन ही क्यों आएगी? आती है बहुत बारी। अब ये कहां पढ़ेंगे आप, टैक्स के अंदर, जीएसटी में। वहां पे ना आप कई सारे रूल्स पढ़ेंगे जहां पे गवर्नमेंट कहती है अगर आप ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉस्टिंग की जब बात कर रहे हैं, आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें, वहां पे रूल्स नहीं लिखे होंगे कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अब कॉस्ट निकाल के दिखाइए। वो आपको ना इनकम टैक्स जीएसटी के पेपर में ऐसा पूछेंगे। यहाँ पे आपको सिंपली कॉस्ट के एंगल से उस चीज को समझना है, समझ रहे हैं। आपकी बात ऑब्वियस बात समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बारी आप हो सकता है पढ़ने जा रहे हो ये चीज, तो मैंने आपको कॉस्टिंग के एंगल से इसको लिंक करवाना है, बस क्लियर है यहाँ तक हम। सर मिस्टर बी एग्जांपल में लेगा 20 है, क्या लेगा, कितने, 220 रुपए, पूरे लेगा। हाँ जी 220 रुपए पूरे लेगा। अच्छा, मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये देखिए ए बी सी। अब आप सभी ना दो सिचुएशन समझना, बी के एंगल से समझते हैं, बी के एंगल से गया कितना और आया कितना, ठीक है। अब बी के एंगल से दो सिचुएशन बना देता हूं आपके सामने और डिटेल में ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, रेवेन्यू कितना आया आपने मुझे ये बताना है, इसके अंदर से मिस्टर ए को कितना पे किया ये बताएंगे आप, और गवर्नमेंट को कितना पे किया आउटपुट के ऊपर, ये चीज देखनी है। अभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, फटाफट से बताइए, सी से यहां पे कितना आ रहा था, 200 प्लस 20 220, और यहां पे जा कितना रहा था, 100 प्लस 10 110। अब ये सारा डाटा याद रखना, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, ये सिचुएशन है। मुझे बताइए मिस्टर बी के पास रेवेन्यू कितना आ रहा होगा, 220, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। मिस्टर ए को कितना पे किया होगा, 110। गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा, 20 रुपए। इस 20 रुपए में तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अच्छा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो गया उसका 90 रुपए का, कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता, इसका डाउट क्लियर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता तो रेवेन्यू कितना आता है 220, मिस्टर ए को 110 और यहाँ पे जाता 10, तो प्रॉफिट हो जाता 100 का, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ये क्लियर है, इससे ये डिटेल क्लियर है, ठीक है। अब इसको मैं कॉस्टिंग के एंगल से लिंक करने जा रहा हूँ। मिलेगा और कम नहीं मिलेगा, हाँ कम मिलेगा कम नहीं मिलेगा, चलेगा, मतलब आईटीसी कम मिलेगा तो कम मिलेगा। कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं आप या जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा चलो, मैं आपको कॉस्टिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। जब आपको मटेरियल कॉस्ट निकालने आएगी ना, वहाँ पे लिखा होगा कि आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई जीएसटी के लॉज याद होने चाहिए, नहीं। पहली बात क्लियर हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको डिटेल में पूछेंगे तो वो जीएसटी के एग्जाम में पूछेंगे, यहाँ के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्लियर है, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन आता है। अभी तो अकाउंट्स की बात भी लगेगी हमारे साथ, तो ये पॉइंट क्लियर होता है। एग्जाम के अंदर आपको सीधा सीधा लिखा होगा जीएस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बस मुझे इससे मतलब है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जब मैं बात कर रहा हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो ये 10 रुपए
मेरे बी से रिकवर हो, सी से रिकवर हो गए, यस और नो? ध्यान से सोचना। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो 20 रुपए यहां से आए, इसके अंदर मेरे 10 रुपए भी रिकवर हो गए होंगे या नहीं? हो गए। समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, तो क्या ये 10 रुपए मेरी बी की कॉस्ट बनी होगी? नहीं बनी होगी, क्योंकि रिकवर हो गए ना। दोबारा से देखिए, 100 रुपए तो मैंने यहां पे दिए, मेरी ये 100 रुपए कॉस्ट हो गई, 10 रुपए भी कॉस्ट थी, बट ये 20 रुपए से रिकवरी भी तो होगी ना। समझ पा रहे हैं या नहीं? सर लेकिन अब आप इस तरह से देख रहे हो कि उसने बेच दिया, अगर वो मान लो मैं प्रोड्यूस करना जा रहा हूँ तो 110 रुपये तो कॉस्ट होगी मेरी स्टार्टिंग में, मुझे क्या पता कि रिकवर होगा या नहीं होगा? अच्छा। बाद में पता चलेगा रिकवर हुआ या नहीं हुआ। ये कहाँ पे लिंक हो रहा है? ये कॉस्ट में नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट के अंदर मैंने बताया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल टाइम, अगर एग्जाम के अंदर लिखा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एग्जाम में बता रखा होगा। अगर आप जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, उसके ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं आपको। अगर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर रखे हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो अभी मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन, अगर एग्जाम में लिखा होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस क्लियर है यहाँ तक हम? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर? मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने कहा 10 रुपये उसकी कॉस्टिंग है, हाँ हाँ, वो 10 रुपये की कॉस्टिंग उसी मतलब स्टार्टिंग में कॉस्ट लेके चलेगा ना, 10 रुपये तो वो अपना प्रॉफिट उस तरह से मेंटेन करेगा। नहीं नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, कॉस्टिंग निकालने सिखा रहा हूँ। अगर किसी मैन्युफैक्चरर को पता है कि भाई इस चीज़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाना है, तो वो कॉस्ट में क्यों जोड़ेगा? पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो कॉस्ट में जोड़ के ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट ज़्यादा निकाल भी देता है, तो उसकी ना सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी, कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। कॉस्टिंग आप निकाल क्यों रहे हैं? ताकि आपको ये पता लगे भाई कॉम्पिटिटिव प्राइस कैसे निकलेगा। अगर आपको यही गलत जोड़ेंगे, ऐसे तो जोड़ने के लिए कुछ भी जोड़ते जाइए आप, समझ रहे हैं? बट अगर आपको इफेक्टिवली कॉस्ट निकालनी है तो इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए आपको, समझ रहे हैं? दोबारा से, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिल जाएगा तो फटाफट से बताइए 10 रुपये कॉस्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक क्लियर है हम? अच्छा, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो 10 रुपये किसकी जेब से देना पड़ेगा? अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो क्या ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा? बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट में लिखा हुआ है, फटाफट से बताइए ये सही लिखा है गलत लिखा है? अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? कोई डाउट्स यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक हम? समझ में आता है ये? ठीक है। तो ये तो वैसे मिलने और ना मिलने में बात है। जैसे आपने कहा 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो सी से, हाँ। 10 रुपये तो अल्टीमेटली उसमें हो गया ना कवर। हाँ करेक्ट। मिलेगा मेरे क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब कवर तो हो गया ना हमारा 10। नहीं, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप सी है, मैं बी हूँ और कोई ए था, ठीक है? मैंने ए को 10 रुपये दे दिए। अब आप जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं, कह रहे हैं आईटीसी नहीं मिल रहा। अगर आईटीसी मिल गया होता तो सही था, ठीक है? आप कह रहे हैं अगर आईटीसी नहीं मिल रहा, आपसे 20 रुपये आए मेरे पास, मैं गवर्नमेंट को 10 रुपये दे दूंगा और 10 रुपये नहीं दूंगा, ये कह रहे हैं आप, ठीक है? इसके लिए ना पेनल्टी लग जाती है बड़ी ज़बरदस्त। नहीं, मैं जीएसटी का बता रहा हूँ, लॉ बता रहा हूँ, वहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी, आपके लाइसेंस पे दिक्कत आ सकती है, इसे फ्रॉड कहते हैं। नहीं, जनरली बता रहा हूँ। तो होता क्या है कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा और आप गवर्नमेंट को पास नहीं कर रहे ना टैक्स, तो आपके ऊपर फ्रॉड हो जाएगा और वो दिक्कत करेगी गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन पे आएगा। आज के टाइम पे जीएसटी का अगर आप लॉ भी देख रहे हैं ना, सारा का सारा कंप्यूटराइज होते जा रहा है, तो गवर्नमेंट को तुरंत पता लग जाएगा जैसे ही मैंने सेल किया आपको, तो गवर्नमेंट तुरंत पकड़ लेगी कि भाई ये जीएसटी दिया क्यों नहीं। समझ रहे हैं? आगे समझ में क्लियर हो गया? चलो। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि आपको ये छोटा एग्जांपल लिया मैंने, ए बी सी, बस ये समझाने के लिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अब मैं उसका कॉस्ट का ट्रीटमेंट लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मुझे बताइए जीएसटी
अब वापस आ जाते हैं, वापस बहुत लंबे डेप्थ में चले गए, आज एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट समझाया। मुझे बताइए जीएसटी मटेरियल कॉस्ट का पार्ट कब बनेगा? जब आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। लिख लीजिए इसको, जो मैंने एक लाइन छुड़वाई थी ना वहां पे लिखिए व्हेन आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ध्यान से समझते हैं। जीएसटी जो है ना, इसके लिए आईटीसी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। सिमिलरली ये भी तरीका, मतलब क्या हुआ, अगर मिल सकता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, और अगर नहीं मिल सकता तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो कस्टम ड्यूटी होता है ना, अभी कुछ भी लिखना नहीं, सिर्फ सुनने पे, इसके ऊपर आईटीसी कभी भी नहीं मिलता, कभी भी नहीं। बेसिक कस्टम ड्यूटी बोलते हैं इसको ना, मैं बीसीडी लिख देता हूँ, बेसिक कस्टम ड्यूटी लिख देता हूँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, इस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी नहीं मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन, क्या ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा? हमेशा बनेगा। क्या समझ में आता है? कोई डाउट तो नहीं? तो अब इसको नोट कैसे करना है, ये तो आपने लाइन लिख ली है, ठीक है। अब आप ना इसको लिखिए, ये वाला जैसा मैंने बनाया है, बेसिक कस्ट, इसी तरीके से कॉपी करिए, इसी तरीके से कॉपी करिए। इसके नीचे पहला बुलेट लिखिए, इफ आईटीसी इज अवेलेबल देन इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट ये दोनों बुलेट्स लिख लीजिए। मटेरियल कॉस्ट से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी होती है। क्या? मटेरियल कॉस्ट से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी होती है। ये सर्विस प्रोवाइडर सर्विस एक्चुअली ना, सर्विस कॉस्टिंग निकालने का ना एक तरीका ही अलग है। जब मैं आपको एक चैप्टर भी मैंने लिखवा रखा है आपको, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। जब मैं आपको सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग करवाऊंगा ना, उसके अंदर सिखाऊंगा कि भाई सर्विस सेक्टर कॉस्ट निकालता कैसे है। ये मेजरली जितना भी आप पढ़ेंगे ना, जितना भी, वो ज़्यादातर डील करेगा मैन्युफैक्चरर के साथ ही। एक हिस्सा आएगा जहाँ पे सर्विस सेक्टर के साथ भी डीलिंग होगी, वो बहुत ही सिंपल सा है, बट सर्विस सेक्टर का निकालने का तरीका ही अलग है। जो मेजरली चीज़ें आप निकालेंगे ना, वो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगी। तो मटेरियल कॉस्ट की जब बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हैं अभी। चलो फटाफट से बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के अंदर मटेरियल की बात कर ली, और प्रोक्योरमेंट रिलेटेड लेबर का क्या बात की थी हमने, कि जो भी खर्चे मैन पावर पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबर कॉस्ट मीन्स द पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज परमानेंट और टेम्पररी फॉर देयर सर्विसेज। लेबर कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज पेड,
इट इंक्लूड्स ऑल फ्रिंज बेनिफिट्स, मतलब ये सब कुछ इंक्लूड होता है, लेबर पे जो भी खर्चा हो रहा है मैन पावर पे वो सब कुछ। एक्सपेंस क्या था सबसे बढ़िया, एक्सपेंस के लिए क्या था, और अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, बात ही खत्म। इन्होंने बोला शॉर्ट में बात है, यहाँ तक का डाउट। चलो अब सबसे पहला बेसिस करने जा रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग डाल सकते हैं रजिस्टर्स के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ये आपके काफी बेसिक्स क्लियर करके देगा। आप इसको बनाना चाहे बना भी सकते हैं, साथ में बना लीजिए। इसको ऐसे बना लीजिए। चलो अब ध्यान से सुनते हैं, ऐसे सुनने पे फोकस करेंगे। इसको ना मैं थोड़ा आपका फाउंडेशन के साथ लिंक करता हूँ। फाउंडेशन के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का टॉपिक आया होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कॉस्ट को बहुत सारे तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक उनमें से तरीका था ट्रेसेबिलिटी। वहाँ पे आपने पढ़ा हो सकता है पढ़ा हो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल और इनडायरेक्ट। कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? अगर नहीं बच्चों को याद आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, अब याद करना तो कंपलसरी है। तब वो इंट्रोडक्शन में ही मिस हो जाता था, कभी कभी बच्चे सो रहे हो या जैसे भी। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको याद आ रहा है डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती थी और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती थी? कोई डायरेक्टली, एक सेकेंड, डायरेक्टली ट्रेसेबल। हाँ जी, सब प्रोडक्ट को देख के पता चल जाए कि मतलब ये पर्टिकुलर चीज इसमें लगी है, उसी कॉस्ट पर क्या कॉस्ट होगी। और ठीक है, नॉन ट्रेसेबल जिसको देख के पता ही ना चले, जैसे इंक वगैरह और नहीं मशीनरी वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड। इसके अंदर कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? वेरी गुड। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने अभी तक पढ़ा, पहले उसको लेकर आता हूँ मैं आपके सामने, फिर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको लिंक करेंगे। जैसे ये बॉटल है, बॉटल के अंदर आप बता सकते हैं देखते भाई ये कैप का कितना कॉस्ट है। जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको तो पता होगा ना भाई कैप 5 रुपए की बन रही है, तो वो बॉटल को देखते ही बोलेगा कि भाई हर बॉटल के अंदर 5 रुपए का कैप का कॉस्ट है। तो तब आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्टली ट्रेसेबल है, यानी कि कैप का कॉस्ट क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इसी बॉटल के अंदर अगर हम बात करें मान लो पेंट की, तो हमें ये नहीं पता भाई कितना पेंट लग रहा होगा हर बॉटल के हिसाब से, बूंद बूंद थोड़ी ना नाप रहे होंगे, तो उसी वजह से वो क्या हो जाती थी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऐसा कुछ हमने फाउंडेशन में पढ़ा था। अब इसको डिटेल में लेके जा रहे हैं यहाँ पे। इसके ऊपर खास ध्यान देना, क्योंकि ये ना आपको हो सकता है चैप्टर्स जब आप पढ़ रहे होंगे ये दिक्कत देके जाए। सबसे पहले जब भी मैं आपसे कोई भी डिस्कशन करूं, इसको थोड़ा नीचे, जब भी मैं आपसे कोई भी डिस्कशन करूं कि कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट बोल दी मैंने, आपने सबसे पहले उनको तीनों में से एक एलिमेंट में क्लासिफाई करना है कि भाई वो कॉस्ट सुनते ही मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है। पहले इन तीनों में से एक में क्लासिफाई होगा, फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करेंगे कि भाई वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो जैसे मैं पहला पॉइंट लिखूं तो यहां तो डायरेक्ट मटेरियल होगा या इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे। मैं प्रॉपरली लिखवाऊंगा, आपको समझाऊंगा। इसका एक एग्जांपल पिक करते हैं। मान लेते हैं ये देखो, ओहो ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई शर्ट में। मान लो ये शर्ट बन रही है, ठीक है। इसके अंदर आप बताइए मटेरियल क्या क्या होगा?
क्लॉथ और थ्रेड, ठीक है, और बटन हो गए। वो तो बटन मैंने बना दिए तो दिख गए, ये लो जिप बना दी मैंने, जिप। नीडल, वेरी गुड, नीडल भी हो सकता है। और भी इसके तरीके से मटेरियल सोचने जाएंगे तो बहुत सारे निकल आएंगे। एक बेसिक तो इस पे रुक सकते हैं हम कि हाँ भाई ये सारे मटेरियल हो गया। अब हमें इन सभी मटेरियल को क्लासिफाई करना है। भाई ये तो समझ में आ गया कि मटेरियल है, अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है उस पर जाना है। डायरेक्ट मटेरियल बोलता है कि अगर आपने 1, 2, 3 ये तीनों कंडीशन इकट्ठे फुलफिल कर दी तो वो मटेरियल क्या बन जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। अगर तीनों इकट्ठे फुलफिल नहीं कर पाया तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। पहली कंडीशन ये है कि वो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और आउटपुट को चेंज कर सके। अगर मैंने रफ में लिखा, अभी आपको इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़वाते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाए तो वो मटेरियल क्या बन जाएगा? डायरेक्ट। अदरवाइज वो क्या रह जाएगा? इनडायरेक्ट। यहाँ तक हाँ, ये समझाता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ रहे? अब इन तीनों का मतलब क्या है, एक एक करके टेस्ट करते हैं। कपड़े की बात करते हैं पहले। पहला मुझे बताइए, क्या मैन्युफैक्चरर को पता होगा कि भाई एक शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है? बिल्कुल। तो डायरेक्टली ट्रेसेबल तो है भाई, हमें पहले से ही पता होगा कि भाई इस चीज़ पे कितना क्लॉथ लग रहा है, पहले से ही पता होगा मैन्युफैक्चरर को। तो पहली कंडीशन तो हो गई। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला था? इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑब्वियस ही बात है भाई, शर्ट के अंदर अगर क्लॉथ ही नहीं होगा तो क्या क्या बनेगा? तो इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। अच्छा, अगर मैं आपको ज़्यादा कपड़ा दे दूं तो आउटपुट क्या ज़्यादा बन जाएगा? बिल्कुल। आउटपुट भी चेंज हो रहा है, आउटपुट भी वेरी कर रहा है, तो ये क्लॉथ क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ तक कोई डाउट? अब यही तीनों कंडीशन हम इस पे लगाते हैं थ्रेड के ऊपर। पहला, क्या डायरेक्टली ट्रेसेबल है भाई कि कितना थ्रेड लग रहा है? शायद। मेरे हिसाब से कभी भी ट्रेसेबल नहीं हो सकता। रीज़न समझना, एक छोटा सा एग्जाम्पल, घर पे जैसे बटन खराब हो गया तो मम्मी क्या काट के लेकर आती? पहले भाई इतना ही धागा लगाना है, इसके अलावा नहीं लगाना। वो एक रोल ले आते ना, रोल, उसके अंदर जितना यूज हुआ हो गया, बाकी अगली बारी के लिए रख लेंगे। यही होता है। तो जैसे हम कंपनीज के अंदर भी बात करें, वहां पे तो मोटे मोटे रोल्स होते होंगे। अब वो काट काट के हर शर्ट के हिसाब से थोड़ी रखते होंगे कि इस शर्ट में इतने धागा लगेगा, चाहे बटन गिर जाए और धागा नहीं लगना चाहिए। समझ रहे चीज? चाहे शर्ट यहाँ से खुली रह जाए, बस धागा और नहीं लगना चाहिए। समझ रहे प्रॉब्लम? तो धागे का रोल होता है, वो ट्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। एक बारी के लिए चलो कह देते हैं कि पॉसिबल भी है। क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? हाँ, ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आउटपुट वेरी होता है थ्रेड ज्यादा लगाने से? मतलब थ्रेड ही थ्रेड लगा रखा है हर जगह, तो ये तो हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, तो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल। बटन की बात करते हैं, क्या ये डायरेक्टली ट्रेसेबल है? ये हो सकता है डायरेक्टली ट्रेसेबल। हाँ भाई, 5 बटन यहाँ पे लगा रखे और एक एक्स्ट्रा दे दिया अंदर। समझ रहे? उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो एक बारी के लिए ये भी कह देते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आउटपुट चेंज हो जाएगा बटन ज्यादा लगाने से? हर जगह बटन ही बटन, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। नीडल ट्रेसेबल ही नहीं है, तो ये भी इनडायरेक्ट। समझ पा रहे हैं आप किस तरीके से? रिपीट करूं कुछ? तो अगर ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हैं तो वो बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। अगर तीनों में से कोई एक भी पूरी नहीं हो रही तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। सबसे पहले आपको क्या क्लासिफाई करना होगा कि मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। मटेरियल क्लासिफाई करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि भाई इनमें से क्या है। फाउंडेशन में आपको इतने डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि तब आपको जरूरत नहीं थी। अब आपको ये जरूरत है कि भाई पढ़ना कि भाई डायरेक्ट मटेरियल के अंदर ये कंडीशन, ये कॉस्टिंग का ना आपका आगे फाइनल में भी जाएगा। जब फाइनल में भी जाएगा तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फाइनल के टीचर ये नहीं करेंगे कि भाई पहले डायरेक्ट मटेरियल समझाने बैठेंगे फिर इनडायरेक्ट मटेरियल। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले यहाँ तक समझ में आता है? चलो पहले मैं आपको इसको रीड करवाने जा रहा हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ इसका। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अ मटेरियल इज सेड टू बी डायरेक्ट मटेरियल इफ इट सेटिस्फाइज ऑल। आपने लॉ पढ़ा होगा ना, मतलब एनी वन होता है उसके अंदर, यहाँ पे ऑल है। डायरेक्टली ट्रेसेबल बिकम्स इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काफी। इसको आप इजी लैंग्वेज में बात करें, इंपॉर्टेंट पार्ट। इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये भी समझ में आता है।
इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब ऊपर से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या सिंपल वर्ड्स में जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। कोई डाउट? क्लियर है यहां तक हम? चलो अच्छा, ये सारी चीजें तो यहीं पे लिखी हुई, लिखने की जरूरत है दोबारा से, समझ में आता है? ये समझ में आता है। चलो सी डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी। सर इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब नहीं है? इफ अ बोलिए। मटेरियल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द मतलब कि अगर एक भी अगर फॉलो कर जाता तो होगा। आपने बताया था अगर एक भी नहीं होता, हाँ वही तो, हाँ डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द, हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकली लॉ में चले गए, बट इसका समझाते हैं। इफ अ मटेरियल डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऊपर में से अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा? अगर यहाँ पे और लिखा होता ना तो ये मतलब होता तीनों नहीं सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट आपने अभी अभी एग्जांपल में देखा यार, हो सकता है थ्रेड एक आधी तो पूरी कर रहा हो या बटन एक आधी तो पूरी कर रहा हो, तो वो इनडायरेक्ट नहीं फिर डायरेक्ट ही रह जाता, या फिर कोई थर्ड कैटेगरी बन जाती है उसकी। समझ रहे? चलो नेक्स्ट, लेबर की बात कर रहे हैं। अब इसको क्लासिफाई करना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के अंदर, इसको ध्यान से देखते हैं। ऐसे पिक करते हैं, मान लो ये लेबर जो है ये ना फैक्ट्री में काम कर रही है, ये भी लेबर है, और एक जो लेबर है इसको हमने रखा हुआ है एज अ वॉचमैन देखने के लिए, या फिर एक क्लीनर रख लिया हमने। अब इस लेबर को तो हम कैसे पेमेंट करते हैं? इसको बोलते हैं 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लेते जा भाई, जिसे हम पीस रेट बोलते हैं। पीस रेट, अगर आपने लैंग्वेज सुनी हो, पीस रेट, एक पीस बना 10 रुपये ले जा, एक पीस बना 10 रुपये ले जा। या फिर हो सकता है आर रेट भी पे कर रहे हो, और इसको हमने वॉचमैन को बोल दिया भाई तू 5,000 रुपये महीना ले ले। अगर सिंपल से एग्जाम्पल को फॉलो करें, एग्जाम्पल 1, 2, मुझे बताइए कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे हम लेबर को प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली लिंक कर पा रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि हम बता पा रहे हैं भाई हर यूनिट के ऊपर लेबर का खर्चा कितना आ रहा है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लेबर ना प्रोडक्शन से लिंक रख रही है, अगर ये लेबर काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन होगा नहीं। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या ये प्रोडक्शन से लिंक रख रही है? नहीं, बट वॉचमैन का होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल। आजकल आपको पता ही क्या हालात चल रहे हैं, हल्का सा वॉचमैन हटा नहीं, पीछे से सब गायब। क्लीनलीनेस वाले भी जरूरी है, फैक्ट्री में हो सकता है क्लीनलीनेस के लिए बहुत रिक्वायरमेंट हो। तो जो भी इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डायरेक्ट लेबर वो हो जाती है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी से लिंक रख रही है, और इनडायरेक्ट लेबर अदर देन डायरेक्ट लेबर। Direct labor cost is the cost of wages of those workers which are readily identified or linked with production activity. प्रोडक्शन एक्टिविटी से लिंक होना चाहिए, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर वो काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हैं उसको। समझ रहे हैं चीज़? जैसे एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं। मान लो मैंने एक मिस्त्री बिठा रखा है यहाँ पे, वो क्या करता है, कुर्सियाँ बनाते हैं, टेबल बनाता है, लक्कड़ की टेबल बनाता है, तो वो हर रोज़ के हिसाब से एक टेबल बना के जाता है, या फिर हो सकता है 2 दिन में एक टेबल बनाता हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये जितना भी इस मिस्त्री के ऊपर खर्चा आ रहा है ये लेबर से, सॉरी टेबल से लिंक रख रहा है? समझ पा रहे हैं ये चीज़? तो वो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जितना भी मैं उस पर खर्चा करूँगा मैन पावर पे, वो सारी की सारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें जो नहीं आता वो तो बड़ा ही सिंपल है, वो कहाँ चले जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर। इसके ऊपर वाला यहाँ पे आ गया। बाकी ये लिखा है एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर नहीं लिखा हुआ, वो ऊपर नीचे इनडायरेक्ट का ही एग्जांपल दे रखा है, डायरेक्ट का नहीं। डायरेक्ट का आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए, डायरेक्ट लेबर का लिखिए। फॉर एग्जांपल लेबर वर्किंग
in a factory a labor working in the factory who is paid rupees 10 for every unit of output. चलो साइलेंट पे कर दो। पहली क्लास के अंदर ही चलो यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फटाफट से सबसे पहले कैटेगरी क्या देखते हैं, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। अगर मटेरियल है तो वो ऊपर ही खत्म हो जाएगा, लेबर है तो यहाँ पे खत्म हो गया, जो भी बचा हुआ है वो कहाँ पे आ जाता है, एक्सपेंस के अंदर। एक्सपेंस के अंदर भी देखना पड़ेगा कि भाई डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ये वाला जो आइटम है ना ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, मतलब बहुत ही रेयर आइटम है कि डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसकी कंडीशन सिंपली यही है कि वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होना चाहिए आउटपुट से। अगर वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है आउटपुट के साथ तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगेन ये बहुत ही मुश्किल से आइटम मिलती है, मतलब इसके ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दिखेंगे आपको, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एग्जाम में भी आने के चांसेस कम होते हैं इसके कि डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हो या आइडेंटिफाई करना हो। एक एग्जाम्पल समझने के लिए पिक कर लेते हैं इसका, देखते हैं बुक में क्या गिवन है आपके। रॉयल्टीज इन कनेक्शन टू अ प्रोडक्ट, जॉब प्रोसेसिंग चार्जेस पिक कर लेते हैं। पहले तो रॉयल्टी, मुझे बताइए रॉयल्टी क्या होती है। किसी ने कुछ बनाया, कोई और सामान बनाया, उसको रॉयल्टी पे करता है उसको। करेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, मैंने उसका पेटेंट लेके रख लिया, या कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपने ऐसे कुछ भी पढ़ा होगा, और मैंने आपको यूज़ करने के लिए दे दिया, तो आपसे कुछ रॉयल्टी आती जाएगी मुझे। ठीक है, यहाँ तक तो रॉयल्टी जो है, पहला रॉयल्टी तो क्लियर है क्या होता है। अच्छा, सेकंड मुझे बताइए रॉयल्टी की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब हमें देखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर तो वो डायरेक्टली ट्रेसेबल होगा आउटपुट के साथ तो क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं शर्ट का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। ये शर्ट है, मैंने ना क्या किया, इसके अंदर ऐसा एक डिज़ाइन बना डाला, ये ऐसे एक बाजू बड़ी, एक बाजू छोटी। भाई आजकल तो कुछ भी चल रहा है। मैंने कहा भाई मेरा तो ये डिज़ाइन है, और मैंने क्या किया, फटाफट से इसका पेटेंट भी करा डाला। मैंने कहा भाई किसी को भी ये शर्ट बनानी होगी तो मेरे पास आएगा और इसको यूज़ करने का, और ये बाई चांस चल भी पड़ा। मैंने क्या किया, किसी बॉलीवुड एक्टर को पकड़ा, मैंने कहा भाई ये डाल के पहुंच जाओ, वो भी पहुंच गए, तो ये चल पड़ी, हिट हो गई। सारे मैन्युफैक्चरर मेरे पास आके बोल रहे हैं भैया दे दो, ये इसको यूज़ करने का राइट दे दो। तो क्या मैं उनसे रॉयल्टी चार्ज कर सकता हूँ, बिल्कुल चार्ज कर लूँ। मैं बोलूँगा भाई ये डिज़ाइन पहनना है तो बनाना है तो रॉयल्टी दो। तो मैंने उनसे बोला ₹2 पर शर्ट के हिसाब से देते जाओ। यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने इकट्ठे भी हो सकता है। अब इकट्ठे होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, वो फिर आप आउटपुट के साथ लिंक नहीं कर पा रहे, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर अभी वाले एग्जांपल पे फोकस करना। अगर मैं कहता हूँ ₹2 पर शर्ट के हिसाब से चाहिए है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए मुझे बताइए, ये जेब से पैसा देने की बात हो गई, पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहा है। हर यूनिट पे वो क्या करेगा भाई, ₹2 देने पड़ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आता है ये चीज़, कोई डाउट इसके अंदर। अच्छा, इन्होंने जैसे बोला लमसम पे करना पड़ता है, तो उसके ऊपर ना फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, वो इंटेंजिबल एसेट बन जाता है ना आपकी, समझ रहे। लमसम, ऐसा करिए 2 मिनट लमसम को ना रोक लीजिए, मैं अभी उस पर भी आऊँगा आगे। अभी मैं जब थोड़ा सा आगे फंक्शनैलिटी पे लेके जाऊँगा ना, तब मैं उसको पिक कर लूँगा रॉयल्टी का लमसम। ठीक है, अभी वाला एग्जाम्पल समझ में आया। एक जॉब भी लिखा हुआ है, जॉब प्रोसेसिंग चार्ज। अच्छा, जॉब का मतलब क्या होता है,
अच्छा, जॉब लेमन लैंग्वेज में तो हमें ये समझ में आता होगा कि भाई सीए बन जाए, जॉब मिल जाए, वैसे वाला जॉब। यहाँ पे वो वाले जॉब की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ना जॉब कॉस्टिंग की बात हो रही है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपने अगर देखा हो कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना, जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, टेबल का सारा काम मैंने कर दिया, बट मैंने बोला यार ये बाहर से ना, इसकी बाहर वाले क्या करते हैं, इसके ना ये जो सरमाइका लगाते हैं बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं, तो मैं जॉब वर्क पे दे दिया उसको। मैंने बोला कि भाई तू ये पूरा काम मुझे जॉब पे करके देगा, इस टेबल पे सरमाइका चिपका के देगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? जॉब का मतलब समझ में आता है? रिपीट करूँ कुछ? क्लियर? तो इसे बोलते हैं जॉब वर्क, एक एक काम पे बाहर से करवाते जाना। अब मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरर हूँ टेबल का, मैंने क्या किया, टेबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैंने बाहर एक बंदे को बोला कि भाई तू इस टेबल पे सरमाइका चिपका के देगा, हर टेबल के हिसाब से 2 रुपये लेते जाइए। पहली बात, ये जो जॉब वर्क का मैंने दिया, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या हर टेबल के हिसाब से डायरेक्टली ट्रेसेबल है? बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? कैसे 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 दोबारा से? वो हम किसका पेमेंट कर रहे हैं उसको? जॉब का। फर्क समझ रहे हैं? वो चाहे लेबर एम्प्लॉय करे चाहे खुद करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी कॉस्टिंग के हिसाब से क्या हो गया, ये हम तो उसको जॉब के लिए वर्क के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, हम उसके मैन पावर के लिए नहीं, हमने उसको जॉब का बात कर ली। उसके ऊपर मटेरियल लग रहा है, ऐसे तो मटेरियल भी लग रहा है, जब वो चिपकाएगा सरमाइका का मटेरियल भी लगेगा ना, वो उसका है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस। आया समझ में? उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर वो कॉस्टिंग उसकी हो जाएगी, फिर वो अलग दोबारा से चेक करना पड़ेगा सब। समझ रहे? कोई डाउट यहाँ तक? मशीन, अच्छा ये अगेन हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ आपका, और आपका जो डाउट था ना कि इंटेंजिबल का क्या करना है और मशीनरी का क्या करना है, हल्का सा मैं हिंट दे देता हूँ। अभी एक फंक्शनल वाला क्लासिफिकेशन आएगा, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। आप मुझे बताइए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीनरी को आप क्या P&L अकाउंट में खर्चे में डालते थे? नहीं डालते थे। तो मशीनरी क्या हमारा कॉस्ट बनेगा? मशीनरी अभी उसके डेप्रिसिएशन पे आते हैं, मशीनरी क्या कॉस्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पिक कर रहे हैं। ठीक है, मशीनरी का कुछ हिस्सा राइट ऑफ करते थे आप, उसको आप कॉस्ट उसके अंदर एक्सपेंस में डालते थे। डेप्रिसिएशन तब लगता है जब आप मशीन को रन कर रहे हैं या इंटेंजिबल को राइट ऑफ कर रहे हैं, इस तरीके से। तो जो मशीनरी है वो यहाँ पे कॉस्ट नहीं बनती, इंटेंजिबल एसेट है वो हमारा कॉस्ट नहीं बनेगा। जब उसको राइट ऑफ कर रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा कॉस्ट बनता है। पहले यहाँ तक पहुँच गए सब? वेरी गुड, यहाँ तक पहुँच गए सब? चलो अब इसको लिंक कर लेते हैं। जो चीज़ मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस में आ जाएगी, और जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है वो क्या बन जाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन यूजुअली ट्रेसेबल होता ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर फॉल कर जाएगा। सेकेंडली, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की ना बड़ी लंबी लिस्ट होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो इन 1 2 3 4 5 में नहीं आ रहा, वो कहाँ पे आ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? रेंट कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी यूजुअली ट्रेसेबल नहीं होती है। जैसे आप ये नहीं कह सकते बिजली का इतने रुपए का बिल आया क्योंकि मैं शर्ट बना रहा हूँ। रेंट कह सकते हैं, रेंट यहाँ का मान लो एग्जाम्पल के तौर पर 10,000 रुपये जाना है तो जाना ही जाना है, मैं पर स्टूडेंट के हिसाब से लिंक नहीं कर सकता उसको। समझ रहे हैं? तो ये एग्जाम्पल हो गए। बाकी जो भी इन 5 में फॉल नहीं कर रहा वो यहीं पे आते हैं। यूजुअली इसकी सबसे लंबी लिस्ट होती है। चलो फटाफट से देखते हैं इधर। डायरेक्ट एक्सपेंस आर द एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद आउटपुट। सिर्फ एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है इसके अंदर। जैसे रॉयल्टी का एग्जांपल पिक कर लिया, जॉब और ये, बाकी तो आप कर ही सकते हैं, एग्जांपल्स तो जितने मर्जी डिस्कस कर ले हम। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर अदर एक्सपेंसेस अदर than nature of material labor and cannot be directly allocable to a particular cost center। मतलब क्या हो गया? इसके अंदर बाकी सब कुछ आ गया। जितने एग्जाम्पल लिखना चाहें लिख सकते हैं, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक हम? अच्छा, इसको ना मैं इसके अंदर ही लिखवा देता हूँ।
ये देखिए, एक ना आपका ये चार्ट बना हुआ है। वाटर है, अगर कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग है, वो बिस्किट या कुछ बना रहे हैं, तो वाटर को हम किस में लेंगे? मटेरियल कॉस्ट में लेंगे? मटेरियल बन जाता है ना आपका, मटेरियल हो गया वो। तो अब डायरेक्ट है या नहीं है वो इन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर जैसे पानी की बोतल ही बना रहे हैं आप, तो पानी की बोतल में तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट ही हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली ट्रेसेबल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंक्रीज इन वॉल्यूम, पानी ज़्यादा होगा तो बॉटल ज़्यादा बन जाएंगी, तो वो डायरेक्ट हो गया। अगर जैसे आप ये मान लो कि कोई और कोई फूड का बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तीनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो वो इनडायरेक्ट में फॉल कर जाएगा। पहला तो आपका ये फूड वाला एग्जाम्पल हो गया। पानी को अगर आप दूसरी कोई इंडस्ट्री से देखें तो भी ये इसी के अंदर फॉल करना चाहिए, मटेरियल के अंदर ही फॉल कर सकता है। ठीक है, गैस यूज़ हो रहा है, ये भी मटेरियल हो गया, मटेरियल में आ जाएगा ये, इनडायरेक्ट में आ जाएगा ना वो। पहले आपको ये देखना है मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, इन तीनों में से क्या है, फिर डायरेक्ट की कंडीशन, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पूरा हो रहा है तो खत्म, नहीं हो रहा तो इनडायरेक्ट। हाँ बस अभी करते हैं। चलो यहाँ पे ये देखना, ये वाला आपके सामने बना हुआ है, इधर इधर ये देखिए, इन तीनों को जोड़ के, इन तीनों को ना जोड़ के एक टर्म निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और इन तीनों को जोड़ के एक टर्म निकल के आती है जिसको बोलते हैं ओवरहेड। इसको लिख लीजिए। जब भी सारे डायरेक्ट खर्चों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा, जब सारे इनडायरेक्ट खर्चों को जोड़ेंगे तो ओवरहेड बोलेंगे उसे। यही बनेगा आपका चैप्टर नंबर 4, डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, आपका छठा चैप्टर। तो इसी तरीके से चैप्टर का सीक्वेंस हमने स्टार्ट करना है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर है?